गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 21 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी या पीसीएस हो, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और टॉप 10 करंट अफेयर में अगर कहीं से आपको लगे कि कुछ नहीं समझाया मैंने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एचएएल ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फायरिंग वितरित की है। तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए अभी हुआ क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जिसे एचएएल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को क्रू मॉड्यूल जो है फेयरिंग हाई एल्टीट्यूड एस्पेक्ट मोटर थर्स्टर ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंप दिया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज में दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, यही है। ये क्या होता है? ये क्रू मॉड्यूल फायरिंग वाला जो है एक हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थर्स्टर ट्रांसफर स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से। ठीक है, पानी के अंदर रह के कार्य करता है अपना। तो ये जो है अभी सौंपा गया है। ठीक, अब ये गगनयान मिशन के दो बड़े घटकों को, जैसे जैसे विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र हो गया, वहां से सौंप दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जो सौंपा गया है, ये गगनयान मिशन के दो बड़े घटकों को विक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को सौंप दिया गया है। और इसरो ने एक ट्वीट में भी कहा था कि एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीईओ जो मिहर कांति हैं और मिश्रा है, उन्होंने बेंगलुरु में वीएसएससी के निर्देशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को महत्वाकांक्षी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने वाले घटकों को सौंपा है ये। ठीक है ना, मतलब हुआ क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को जो है एक एक क्रू मॉड्यूल फायरिंग सौंपा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पानी के तहत रहकर अपना कार्य कर सकता है, ये आपको याद रखना है। और दोनों सीईओ के नाम याद रख रहे हैं। पहला मिहार कांति मिश्रा, जो कि किसके हैं? एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीईओ हैं। और दूसरा वीएसएससी, ठीक है, वीएसएससी के जो है निर्देशक है उन्नी कृष्ण नायर, इनका नाम याद रखेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा ने स्पाइस जेट को पछाड़ा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है पूरा मामला कि जो एयरलाइन विस्तारा है, उसने जुलाई 2022 के महीने में डीजीसीए द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई अड्डे यातायात डेटा के अनुसार अगर बात करेंगे, तो एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। क्योंकि डीजीसीए ने क्या करा है? डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। डीजीसीए क्या है? एक संस्थान है जो कि क्या करती है, हवाई अड्डों का वितरण देती है, मतलब हवाई अड्डों के बारे में जानकारी देती है कि कौन सा हवाई अड्डा कितना अच्छा है, कितना काम कर रहा है और कितना पैसा कमा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि विस्तारा जो है, विस्तारा एयरलाइन जो है, उसने भारत में दूसरा सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन ये बन गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बाजार हिस्सेदारी के मामले में बात करेंगे, तो स्पाइस जेट और गो एयर और साथ में एयर इंडिया सहित पुराने अधिक स्थापित कम लागत वाले एयर कैरियर को पीछे इन्होंने छोड़ते हुए ये जो है हासिल करी है उपलब्धि। ठीक है, विस्तारा सबसे आगे बढ़ गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लोकप्रिय जो कोई है, अगर व्यक्तियों का कोई लोकप्रिय प्लेन है, एयरलाइंस है, तो विस्तारा है। लोग विस्तारा में जाना अपना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या जो विस्तारा है, उसने स्पाइस जेट को पछाड़ भारत के दूसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइंस ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महाराष्ट्र में दही हांडी जो होता है, उसको मिलेगा खेल का दर्जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे तक आपके एग्जाम में काम आएगा कि महाराष्ट्र के अंदर दही हांडी जो होता है, दही हांडी आपको पता ही होगा, दही हांडी का जो उत्सव होता है, उसको अभी खेल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये खेल होगा, ये महाराष्ट्र ने इसकी घोषणा करी है। देखिए महाराष्ट्र में दही हांडी को जो है साहसिक खेल का दर्जा मिला है। किसका? साहसिक खेल का जो है दर्जा इसमें मिला है, ये आपको याद रखना है। साहसिक मतलब हिम्मत खेल, हिम्मती खेल होता है, जैसी बात है हिम्मती का खेल होता है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। ठीक है ना, और यही नहीं है, इस खेल में भाग लेने वाले जो गोविंदियों
गोविंदो मतलब कृष्णा जो भी होते हैं, उनको जो है सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने विधानसभा में घोषणा किया है कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला करा है। साहसिक मतलब हिम्मत या एडवेंचर जो उसको बोलते हैं, वो चीज। ठीक है, अब एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था, जो पहले थे उन्होंने ये कहा था कि दहीहांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक खेल कूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है कि अब ये पूरा हो गया कि इसके अंदर भाग लेंगे उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अब देती या नहीं देती ये देखने वाली बात है। बाकी आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र में दहीहांडी को मिला है खेल का दर्जा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है एडलवाइस एमएफ ने पेश किया भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड। ठीक है, एडलवाइस जो म्यूचुअल फंड है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, उसने 24 अगस्त को अभी भारत की पहली स्कीम लॉन्च करने वाली है, जो कि सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। ठीक है, किसके? सिंगल फंड के जरिए। अब एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ठीक है, इसके लिए नया फंड ऑफर है ना, यानी कि एफओएफ के लिए एक नया फंड ऑफर है जो कि 7 सितंबर को बंद होगा, ये बताया जा रहा है। स्कीम के लिए जो है फंड के मैनेजर भावेश जैन और भरत लाहौटी जो है, उन्होंने भारत का पहला गोल्ड फंड और निपुण इंडिया ईटीएफ गोल्ड मार्च 2007 में लॉन्च किया गया था, जबकि सिल्वर का जो म्यूचुअल फंड था उसे पहली बार इस साल जनवरी में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी इन्होंने दोनों को मिक्स करके, यानी कि सोना और चांदी को मिक्स करके जो है सिंगल फंड के जरिए सोना और चांदी में निवेश की पेशकश ये करेंगे, ये कहा जा रहा है 24 अगस्त को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड बना है मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश। बहुत अच्छा निर्णय है इस देश के द्वारा, और ये इसी देश को नहीं बल्कि हर देश को ये निर्णय लेना चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पर बात करेंगे तो आज भी इसको कहीं ना कहीं जो है गलत समझा जाता है, जबकि ये गलत नहीं है। ठीक है, एक नेचुरली प्रॉब्लम है और जो कि नेचुरल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन स्कॉटलैंड का बहुत अच्छा फैसला है। स्कॉटलैंड ने क्या करा है कि मुफ्त में जो पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देने वाला ये पहला देश बन गया है। ठीक है, काफी अच्छी बात है यहाँ की महिलाओं के लिए। अब देखिए, स्कॉटलैंड में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधित कानून लागू हो गया है। माहवारी यानी कि पीरियड्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बात हो रही है। स्कॉटलैंड की सरकार ने बताया है कि वह पीरियड प्रोडक्ट एक्ट यानी कि माहवारी उत्पाद कानून लागू होते ही दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है जो मासिक धर्म संबंधित उत्पादों तक निःशुल्क पहुंच के अधिकार की कानून रूप से रक्षा करती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब ये पीरियड्स वाला जो मुद्दा है, अगर हम अपने देश में अगर बात करें, वैसे तो बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर देश में बात करें तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर धर्म का अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर अलग अलग तरह के धर्म के हैं और अलग अलग तरह के धर्म के अलग अलग तरह की मान्यता है ना, कि पीरियड्स में ये नहीं होना चाहिए, पीरियड्स में वो नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें हैं। लेकिन स्कॉटलैंड की जो सरकार है उसका ये कहना है कि हमने उस सब को पीछे छोड़कर, उन सब बातों को पीछे छोड़कर केवल एक कानून लेकर आए हैं जो कि है माहवारी उत्पाद कानून या पीरियड्स प्रोडक्ट एक्ट। ठीक है, और इस नए कानून के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय सरकारी निकायों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह अपने शौचालय में टैम्पॉन और सैनिटरी नैपकिन समेत माहवारी संबंधित विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है, घर का मुद्दा एक अलग है, लेकिन अगर बात करें कि जब पीरियड्स होते हैं, जब पीरियड्स वुमेन को होते हैं, तो उस समय वो काफी बार एक ऐसी सिचुएशन में फंसती है कि जहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें होती है। हालांकि आपने वीडियो भी देखी होगी, वीडियो में कुछ और ही दिखाते हैं और हकीकत में कुछ और ही होता है। अगर अगर किसी को हकीकत में अगर ऐसे पीरियड्स हो जाए तो जैसे वीडियो में दिखाता है वैसे मुझे नहीं लगता कि 90% लोग भी वो काम करने वाले हैं, है ना। तो वो चीज है। लेकिन यहाँ की सरकार ने क्या कहा है? यहाँ की सरकार ने एक सीधी सी बात करी है कि भैया विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, वहां पर पीरियड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो होने चाहिए, ताकि गर्ल्स जो है या वुमन जो है वो उन्हें चेंज कर सके और अपने आप को सेव कर सके। ठीक है, तो ये काफी अच्छा निर्णय है, मुझे लगता है पूरे विश्व में होना चाहिए और भारत में तो खासकर होना चाहिए। क्लियर? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी सीईओ बने हैं अनुज पोदार।
आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिक्स, जो बजाज इलेक्ट्रिक्स है उसने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज को जो है प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा करी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एक बयान में इसकी नियुक्ति की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक पद को अलग अलग कर दिया गया है। साथ में उसके संरक्षक शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। ये इनकी तरफ से बयान आया है, ये आप जो देख रहे हैं यही है अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है। ठीक है, क्या करा है एचडीएफसी बैंक जो है उसने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने जो है जीके फैक्ट्स करंट वाले में भी सुबह की करंट अफेयर में आपको बताया था कि आपके जो अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें 2020 की भी करंट अफेयर पूछी जा रही है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि आज से करीबन 2 साल पहले की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है, 2020 की करंट अफेयर आ रही है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान से समझा करो कि एचडीएफसी बैंक ने कहां पर खोला, केरल में खोला, केरल के कहां पर खोला, कोझिकोड में खोला, क्या है वो पहली महिला शाखा खोली है। अब ये क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से और डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में पहली महिला शाखा खोली है केरल के अंदर, तो आपका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। चलिए अब इसको पूरा अच्छे से जानते हैं। एचडीएफसी बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। जिले में व्यापारियों के गढ़ चेरुट्टी रोड स्थित है। इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। यह एक बयान में कहा गया था कि यह बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ती है और साथ में विविधता और समावेशी के बैंकों को निहित मूल्यों को आगे बढ़ाती है। ठीक है, विविधता का मतलब समझते हैं अलग अलग, और समावेशी मतलब एक करना, तो उस चीज को ये आगे बढ़ाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत रूस से 6 ट्यू 160 लंबी दूरी का बम वर्षक खरीदेगा। ठीक है, कौन खरीदेगा? भारत रूस से खरीदेगा। ये इमेज में भी आप देख सकते हैं। भारत अपने सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, जो है सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से TU 160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसके पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। ठीक है, क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है, ये माना जाता है। TU 160 का टॉप स्पीड करीबन 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे हर किसी देश की हवा खराब हो सकती है। अब यह विमान है जो कि करीबन ठीक है, ये जो करीबन है 11,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है और इसके पंखों को फैलाव 56 मीटर तक है। वहीं TU 160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। उसके बाद से इसका प्रयोग होना भी नहीं चाहिए, काफी खतरनाक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ है। इसके ऊपर मैं जीके फैक्ट्स करंट में वीडियो करा चुका हूं कि भारत सरकार जो है मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक अपने पोर्टल शुरू करेगी, वो शुरू हो गया है। देश में मादक पदार्थ रोधी कानून जो है को लागू करने के जिम्मा संभालने वाले विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए अपनी तरह का ये पहला पोर्टल शुरू किया गया और इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराध का इतिहास, अपने अपराधियों की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमा को विवरण हासिल कर सकती है, पता कर सकती है किसने करा है, क्या करा है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका पोर्टल अभी सरकार ने शुरू कर दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस 2022 20 अगस्त को मनाया जाता है। बनाने का उद्देश्य और क्यों मनाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में अक्षय ऊर्जा जो होती है उसको अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी जयंती भी होती है। 20 अगस्त को राजीव गांधी जो थे उनकी भी जयंती होती है। हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री, ठीक है, राहुल गांधी के पिता, तो याद रखिएगा, है ना। और छठे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और इनकी जयंती भी होती है 20 तारीख को। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे पृथ्वी का संसाधन हर दिन खतरनाक दर से समाप्त होता जा रहा है, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, चाहे पेट्रोल की बात करें या हम लोग बात करें पानी की, आने वाले समय में ये सब लुप्त हो जाना है। हो ये भी सकता है कि हमारे आने वाले बच्चों को ये भी ना मिले या उनके बच्चों को ना मिले। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल की, पेट्रोल डीजल ये तो आज नहीं तो कल खत्म होता ही जा रहा है। क्योंकि इसकी जो मांग है वो घट नहीं रही है, वो हर दिन बढ़ती है। ठीक है, हर दिन बढ़ती है। मैंने जीके फैक्ट्स करंट में भी आपको जो है क्वेश्चन कराया था कि भारत की मांग उसमें
काफी बढ़ चुकी है, इसमें काफी बड़ी है। करीबन पिछले साल भारत की मांग 49 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल की मांग थी करीबन, है ना, टन मतलब। अब की जो हुई है वो करीबन 53 के करीब हुई है, ये मैंने आपको उसमें समझाया था। 53 लाख टन के करीब जो है भारत को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, और ये मैं प्रति दिन का डेटा बता रहा हूँ। प्रति दिन इतना पेट्रोल भारत को चाहिए होता है। अब ये इतना बड़ा मात्रा में अगर पेट्रोल चाहिए होगा तो कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो भारत को तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाए और इसकी तरफ लोगों को बढ़ाए, जागरूक करे, ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य ही लोगों को जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। और यही चीजें हैं जो आने वाले समय में लुप्त होनी है, और इसी से यानी कि सौर ऊर्जा से ही जो है, अक्षय ऊर्जा से, माफ करेगा, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा एक ही, उससे जो है बचाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप ये 10 टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट्स लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।